नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तिल की फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण। समन्वती कृषि प्रणाली अपनाने से किसान होंगे समृद्ध। हमारे प्रदेश के बहुत से किसानों ने तिल की फसल लगा रखी है और इस समय फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप हो रहा है। तो किसान भाई समय रहते रोगों की पहचान कर रोकथाम कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर सुषमा नेमा से। पहली बात तो तिल की खेती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हल्की भूमि में लगाते हैं। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे भी उसमें जल जमा हो गया है तो हमको उसका भराव नहीं होने देना है। उसके आसपास नालियां बना के पानी को निकाल देना है। उसके अतिरिक्त उसमें इस समय अगर पानी बरसता रहता है तो विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, उनका निदान करते रहें तो भी हम तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, तिल की फसल को रोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। अगर पौधे बड़े हो गए हैं तो इसमें फाइटोप्थोरा, पत्ती धब्बा रोग या गलन रोग की समस्या आती है। तो इससे जहाँ पानी अधिक होता है या ज़मीन थोड़ी भारी है, उस क्षेत्र में इस रोग की समस्या ज़्यादा आती है। उसमें पत्तियों की अगर हम देखें, पौधे की सबसे पहले निचली पत्तियों पे पनीले धब्बे बनते हैं और बाद में ये धब्बे बड़े आकार के रूप ले लेते हैं और अन्य पत्तियों को भी ग्रसित कर देते हैं और इस तरह से पूरा पौधा झुलस जाता है और कभी कभी मर भी जाता है। तो इसके लिए हम जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई दें, निचली पत्तियों को ध्यान में रखें और रोग के लक्षण दिखाई देते ही मैनकोजेब दवा या रिडोमिल MZ दवा का छिड़काव करें। 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद इसमें पौधे में एक पत्ती धब्बा रोग आता है, जिसे कि हम अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। इसमें पत्तियों पर, टहनियों पर और बाद में जो कैप्सूल या इसकी फलियां बनती हैं उसके ऊपर भी धब्बे बनते हैं। ये कभी कभी गोल होते हैं, कभी कभी अनियमित आकार के होते हैं। इस रोग से बचाव करना है तो हम मैनकोजेब दवा का या क्विंटाल दवा का छिड़काव कर सकते हैं। दोनों दवा की अगर मैनकोजेब लेना तो 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, अगर क्विंटाल लेना है तो 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा तिल की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग का आक्रमण सितंबर माह के आरंभ में मौसम अनुकूल होने पर पत्तियों की सतह पर सफेद चूर्ण के रूप में फफूंद जमा हो जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं और बाद में ये पत्तियां झड़ जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव अवश्य करें। इसके अतिरिक्त बैक्टीरियल या जीवाणुज धब्बा या जीवाणु झुलसा रोग का भी प्रकोप होता है। इसके लिए हमको ताम्रयुक्त फफूंदनाशी और उसके साथ साथ कोई एंटीबायोटिक जैसे स्टेट्रोसाइक्लिन दवा, उसका भी मिश्रण का छिड़काव करना होता है। ये दवा का हम छिड़काव करें तो हम इन जो जीवाणु जनित रोग हैं उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तिल की अच्छी बढ़वार होगी तो उससे अच्छी उपज हमें मिलेगी। इसके बाद जब फूल आने की अवस्था होती है तो उसमें बीमारी आती है जो कीटों के द्वारा फैलती है, जैसे कि बंध्यता रोग या बंधवा रोग या फाइलोडी रोग वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं। इसमें जो पुष्पीय भाग है और ऊपर की पत्तियां हैं ये छोटे छोटे गुच्छों नुमा हो जाती हैं और वो गहरे हरे रंग की हो जाती हैं।
तो उसमें कभी बाद में फूल और फलियाँ नहीं आते हैं और हमें टोटल नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर हमें खेत में यदा कदा ऐसे पौधे दिखाई देते हैं तो उन पौधों को पहले तो हम उखाड़ कर या काट कर अलग फेंक दें, नष्ट कर देंगे। जब रोग का प्रकोप अगर बढ़ने लगता है तो हमें कुछ कीटनाशक दवा, क्योंकि ये जो रोग है ये फुदका या लीफ हॉपर कीटों से फैलता है। लीफ हॉपर को मारने के लिए हमको कोई भी कीटनाशक दवा, नीम का तेल का उपयोग या इमिडाक्लोप्रिड दवा, अगर हमको इमिडाक्लोप्रिड लेना है तो इसको 10 लीटर पानी में 3 ml हमको मिलाना होगा। बहुत कम मात्रा में लगता है। ये दवा का हम छिड़काव करें तो हम उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तिल की अच्छी बढ़वार होगी तो उससे अच्छी उपज हमें मिलेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। वर्तमान में लघु और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, जिनके पास खेती के लिए जमीन कम है, जिसमें खेती करके वे अच्छी आय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे किसान समन्वती कृषि अपनाएं। ये ऐसी तकनीक है जिसे अगर आप अपनाते हैं तो कम क्षेत्रफल से अधिक आय कमा सकते हैं। तो किस प्रकार से करें समन्वित खेती, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर AK वर्मा से। किसान भाइयों, आज हमारी चर्चा का विषय है एकीकृत या समेकित कृषि प्रणाली का। आप सभी लोग जानते हैं कि जो आज का ये समय चल रहा है, हर किसान के पास जो कृषि योग्य ज़मीन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, परिवार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से किसानों की आय को और किस तरह से बढ़ाया जाए और जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थों की हो या दूध की बात हो या मांस की बात हो या अंडों की बात हो, उन सभी चीज़ों को किस तरह से इस पूरी जनसंख्या को उपलब्ध कराया जा सके, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृषि में एक नई प्रणाली, एक नए मॉडल का आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है, जो काफ़ी हद तक सस्टेनेबल भी है, जो किसानों की आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है। लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। समेकित कृषि प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ऐसी फसलों या कृषि व्यवसायों को एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के लिए लाभकारी और सहायक हों। ये जो एकीकृत कृषि प्रणाली है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जितनी संभावित कृषि की यूनिटें हैं वो हम रख सकते हैं। जैसे हम पशुपालन की बात करें तो इसमें भी हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, विविधता ला सकते हैं। किसान भाई बड़े पशु गाय भैंस के साथ साथ में बकरी पालन भी कर सकते हैं। उसके साथ में कुछ मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। जैसे आज के दौर पे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का काफ़ी प्रचलन चल रहा है। प्रत्येक किसान यदि 40 से 50 देसी नस्ल की मुर्गियों को अगर वो अपने घर में रख लेता है तो उसे अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है, क्योंकि देसी नस्ल की जो मुर्गियां होती हैं उनके अंडे की कीमत 40 से 50 रुपये होती है। और एक सबसे बड़ी विशेषता देसी नस्लों में ये है कि उनके उपचार पे या उनके आहार प्रबंधन पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। वो आसपास के क्षेत्रों में ही दाना चुग करके अपना पेट भर लेती हैं। तो ये भी किसान भाइयों के लिए एक अच्छी इनकम का स्रोत हो सकता है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र की बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। तो इस आइडियल मॉडल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, आइए जानते हैं।
इसी क्रम में जैसे किसान भाई कृषि का कार्य करते हैं, उसमें फसल उत्पादन करते हैं, गेहूं, जौ, चना या सरसों की फसलों का उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ उन्हें सब्जी उत्पादन भी करना चाहिए थोड़ी मात्रा में, और फल उत्पादन भी करना चाहिए, बगीचे लगाने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कम जगह में वो पूरे साल भर किसी न किसी यूनिट से अपने लिए इनकम का एक साधन या स्रोत बना सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाई यदि कार्य करेंगे तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे अभी अगर हम इसकी इकोनॉमिक्स की बात करें तो कोई भी किसान अगर गाय भैंस पालन करता है, या कोई मुर्गी पालन करता है, या कोई बकरी पालन करता है, यदि वो अलग अलग यूनिट में काम करता है तो उसके आहार के लिए भी उसे अलग से खर्च करना पड़ता है। यदि वो एक साथ इन सभी पशुओं को रखता है तो उससे उसको फ़ायदा क्या होता है, मुर्गियों के लिए अलग से आहार की आवश्यकता नहीं है। भेड़ एवं बकरी अगर पालते हैं तो यदि कम मात्रा में रखते हैं तो उन्हें अलग से ज़्यादा आहार की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इन जितने भी प्रकार के पशु किसान भाई रखते हैं, इससे जो बाई प्रोडक्ट मिलता है, जैसे हम गोबर की बात करें या गाय की बकरियों की मींगनी की बात करें, इनके केस में क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो जैविक खाद के रूप में किसान भाई अपने खेतों में डाल सकते हैं। ये भी उनकी जो अन्य फसलें उत्पादन करने में जो लागत आती है उसको कम करने में उनकी मदद करेगा। इस तरह से जो समेकित कृषि प्रणाली होती है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हर यूनिट में जो उत्पादन की लागत है उसको कम किया जाए और इस तरह से जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जाए। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें फ़ायदा होता है वो ये है कि किसानों को पूरे साल भर किसी न किसी यूनिट से लाभ मिलता रहता है। तो इसलिए किसी भी सीज़न में ऐसा नहीं होता कि उनके पास धन की कमी हो सकती है और उन्हें इसकी वजह से कोई समस्या का सामना करना पड़े। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इस तरह से यदि सभी किसान भाई इस प्रणाली को अपनाएं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने परिवार के विकास में इसका योगदान दे सकते हैं और इसी तरह से अपने देश के खाद्य सुरक्षा जो मिशन चल रहा है उसमें भी अपना अहम योगदान दे सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बकरी पालन व्यवसाय से किसान अपनी आय दोगुनी से तिगुनी कर सकते हैं। बस जरूरत है इसे वैज्ञानिक तरीके से करने की। तो जो किसान भाई बकरी पालन व्यवसाय अपनाए हैं वे बरसात के मौसम में इनकी उचित देखरेख किस तरह से करें जिससे उनकी बकरियां स्वस्थ रहे और इस व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे। इस बारे में जानते हैं NDRI करनाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चंद्र से। ये जो बरसात का सीज़न है इसमें जो है जो वातावरण है इसका बहुत बड़ा प्रभाव बकरियों के शरीर पर पड़ता है। होता ही क्या है, बरसात में जैसे बारिश होती है तो टेम्परेचर या तापमान है वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही धूप निकलती है जो तापमान है वो ऊपर पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बकरियां जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती हैं या जो शरीर से कमज़ोर होती हैं
वो जो है ऐसे वातावरण को सहन नहीं कर पाते और बीमार हो जाती हैं। बकरियों का आवास प्रबंधन। बकरियों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा बनवाएं। आवास को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें। देखो, मैं किसानों के लिए यही सलाह देना चाहूँगा कि हमारा जो घर है उसमें कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। जैसे छप्पर का घर है तो छप्पर कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, तो उसको जो है रिपेयर करा लें, मरम्मत करा लें। अगर फ्लोर कहीं टूटा फूटा है तो उसकी रिपेयर करा लें, क्योंकि होता क्या है कि बरसात में मॉइस्चर ज़्यादा आती है। फर्स्ट टूटा फूटा है तो वहाँ पर जो है बैक्टीरिया वगैरह जमा हो जाते हैं और फिर वो बीमारी फैलाते हैं। तो ये किसान भाई सुनिश्चित कर ले कि उनका जो घर है जहाँ पर बकरी रखनी है वो घर जो है नीट क्लीन होना चाहिए। उसमें बरसात का पानी नहीं आना चाहिए नीचे कभी भी। उसमें जो चूने की डस्टिंग कर दें फ्लोर के ऊपर, जो भी बैक्टीरिया है वो सारे मर जाएंगे। और जो जहाँ दाना रखते हैं वो जो है स्थान जो है नीट क्लीन और सूखा होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ कहीं बरसात का पानी आ गया या उसमें मॉइस्चर आ गई दाने में तो उसमें फंगस आ सकता है, और फंगस वाला दाना अगर बच्चे या बकरी खाएंगी तो निश्चित तौर से वो बीमार हो जाएंगी। बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो सके, इसके लिए खान पान का उचित प्रबंध रखना चाहिए। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम किया जा सकता है। बकरियों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने की विधि जो इस प्रकार से है: मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ ग्वार मक्का बाजरा अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर पशुओं को खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। और जो घास दे रहे हैं तो उसको जो है बरसात में गीली घास बिल्कुल ना दें, ठीक है ना। कुछ किसान भाई जो है दलहनी भूसा रखते हैं तो वो अपने उनको बकरियों को दे सकते हैं। अगर किसान भाई जो है अपने दाने में वो थोड़ा सा चना 50 ग्राम पर डे या 60 ग्राम पर डे दे देते हैं तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, और जिस बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी उसमें बीमारियां कम आएंगी और उसकी ग्रोथ जो है आगे प्यूबर्टी जो है वो भी जल्दी आएगी। इसके साथ साथ में एक फ्लैक्स सीड आता है, वो बकरी को 100 ग्राम दे सकते हैं पर डे ब्याने से 1 महीने पहले, तो वो जो है बहुत फ़ायदा करेगा। उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होगी बच्चे के अंदर, वो कम बीमार होगा। उसके अलावा एक अजोला आता है जो वाटर फर्न के नाम से जाना जाता है। किसान भाई उसको पैदा करके एक बकरी को 500 ग्राम खिला सकते हैं 1 महीने पहले से। तो उसमें जो है क्या है कि उसमें भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो दाने की जो मात्रा है वो कम कर सकते हैं और उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो जो भी किसान बकरियों को रखे हुए हैं वो चाहते हैं कि उनको अधिक फ़ायदा मिले बकरियों से, तो वो बकरियों की देखभाल जो बच्चा देने वाली होती हैं उनको 1 महीना पहले से ज़्यादा अच्छी केयर करें, तो वो बकरियों को फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा और किसान को भी फ़ायदा होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव चंदेरी, जिला जबलपुर के किसान जयंत लाल ने। आप अनाज के बाग में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जयंत लाल जी इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। अभी ये जो समय है फलदार जो पौधे हैं उसमें खाद देने का समय है। जो 3 साल तक जो पौधे हुए हैं उनमें शुरुआत में जुलाई अगस्त के महीने में खाद दिया जाता है और बाद में उनके सीजन के हिसाब से फूल आने से 1 से 1.5 महीना पहले अपन खाद डालते हैं। बागों में पौधों को स्वस्थ और अच्छी स्थिति में रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिवर्ष उचित मात्रा में खाद उर्वरक डाली जाए। यदि फल वृक्षों को
आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हमेशा उपलब्ध होता रहे तो निश्चित रूप से फलोत्पादन अच्छा होगा। बाग में पोषक तत्वों को जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, गोबर की खाद, विभिन्न प्रकार की खलियों की खाद, केचुआ खाद इत्यादि तथा रासायनिक खाद जैसे नाइट्रोजन के लिए यूरिया, सुपरफास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश के द्वारा देते हैं। बाग में खाद उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी जांच रिपोर्ट के आधार पर करनी चाहिए। ऐसा करने से उर्वरकों की बचत होती है और लागत में कमी आती है। पौधों का समुचित विकास होता है। तो चूंकि बात करते हैं, जैसे ये अभी आप देख रहे हैं अनार का ये पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इस अनार के पौधे के लगभग 1 मीटर की दूरी के ऊपर जो खाई है वो खाई खुदी हुई आप देख रहे हैं। ये इसके चारों तरफ 1 मीटर दूरी के ऊपर ये जो खाई है, ये खाई हमने बनाई है। ये खाई इसलिए बनाई है क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें थोड़ी दूर होती है। जो फीडर रूट्स जो यानी कि भोजन लेने वाली जो जड़ें होती है वो इससे थोड़ी दूर होती है, इसलिए हम ये एक खाई बनाते हैं। जो भी गहरी जड़ वाले पौधे होते हैं, अमरूद को छोड़ करके करीब करीब सभी पौधों में हम ये टेक्निक अपनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि जो पौधे की उम्र है उसके हिसाब से हम इसमें खाद डालते हैं। जैसे ये दूसरी साल है इस पौधे के लिए, तो इसके लिए लगभग 20 किलो गोबर की खाद लेते हैं और लगभग आधा किलो SSP लेते हैं और लगभग 250-300 ग्राम यूरिया लेते हैं, लगभग 80 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश लेते हैं, 20 ग्राम सूक्ष्म खाद लेते हैं और लगभग 50 ग्राम कार्बोफ्यूरान लेते हैं। और इतना ही हमें जो नीम की खली है, लगभग 200 से 250 ग्राम नीम की खली है, वो हमें लिया जाता है। वो ये सारा का सारा मिश्रण लेकर के और इस खाई में हम भर देंगे और फिर इस खाई में ही हम पानी पिलाएंगे। तो इस तरीके से जो खाद है ये दिया जाता है। तीसरी साल क्या करेंगे कि यही जो खाद है इसको 3 गुना कर देंगे, चौथी साल इसी खाद को 4 गुना कर देंगे और 5वीं साल 5 गुना कर देंगे। लेकिन छठे साल में इसको 5 गुना ही रखेंगे, क्योंकि पौधे की जितनी बढ़वार 5 साल में होनी होती है उतनी हो जाती है। फिर अगर छठी साल में हम ज़रूरत से ज़्यादा खाद देते हैं तो पौधे में एक एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ हो जाती है। जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि गुआर में या मेथी में ज़रूरत से ज़्यादा हम खाद दे देते हैं या स्पेशली यूरिया दे देते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा बढ़वार हो जाती है। उसी तरीके से ये जो फलदार पौधे होते हैं इनकी भी बढ़वार हो जाती है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमारे को जितनी ज़रूरत है उतना ही खाद देना चाहिए। ये खाद देने के बाद में इसके 1 महीने के बाद में लगभग 20 ग्राम यूरिया हमारे को सिंचाई पानी के साथ में देना है। इस तरीके से हम इनमें खाद डालते हैं। तो ये अगर इतना तरीका हम अपना लेते हैं तो पौधे को काफ़ी सही तरीके से उसका पोषण मिलता है और पौधे का सर्वांगीण विकास होता है। सही तरीके से पौधा वृद्धि करता है, उसमें जो बढ़वार को लेकर के समस्याएं आती हैं वो नहीं आ पाती है और पौधा सुचारू रूप से चलता है। आज के समय में बागों में खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग की कई विधियां हैं। इनमें खाद और उर्वरकों के मिश्रण को देना, थालों में देना, नाली बनाकर देना आदि प्रमुख हैं। इन विधियों के अतिरिक्त कुछ खास पोषक तत्वों को बागों में लगे पौधों पर घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और आगे चलकर भरपूर फलों का उत्पादन मिलता है। ये जो स्पेशली हर एक पौधे के लिए अलग अलग होता है, जैसा मैंने अभी आपको अनार को लेकर के बताया है, इसी तरीके से जो दूसरे फलदार पौधे होते हैं उनके लिए भी होता है। तरीका लगभग सभी में एक ही होता है। जो गहरी जड़ वाले जो फलदार पौधे होते हैं उसमें इसी तरीके से पौधे से लगभग 1 मीटर की दूरी के ऊपर 1 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी खाई बनाई जाती है। और जो बाकी में जैसे जो छिछली जड़ें होती है, जैसे अमरूद जो होता है उसमें हमारे को उसमें थावले में गुजाई करके हम 15 सेंटीमीटर तक गुजाई करके उसको खाद दे सकते हैं। वैसे हर एक पौधे के लिए खाद की मात्रा अलग अलग होती है। ये केवल अनार के लिए बताइए मैंने। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।